हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन गाइड। प्यारे साथियों, प्यारे भाई बहन, प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर। तो यहाँ पर आप सभी को बेहतर से बेहतर सीटेट की क्लासेस मिल रही हैं। ठीक है साथियों, तो आज हम उसी क्रम के साथ में अगला प्रैक्टिस सेट लेकर आए। ये प्रैक्टिस सेट जो हम हल करने वाले हैं ईवीएस का ही है। ठीक है, मैं ईवीएस भी पढ़ाता हूँ और मतलब कि तो उसी से रिलेटेड में आप सभी के सामने ये जो प्रैक्टिस सेट है ये 19 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, 19 नंबर का। और ये जो प्रैक्टिस सेट है ये 18/1/2023 का है। तो कुछ क्वेश्चन है, बड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रैक्टिस सेट आप सभी को होने वाला है। कि जो अभी पिछला एग्जाम हुआ है सीटेट का, ऑनलाइन हुआ था। ठीक, और जो अब आगे होने वाला है यानी कि 20 अगस्त को आप सभी को संडे के दिन आपका जो एग्जाम होने वाला है ये आप सभी का कैसा होने वाला है, ऑफलाइन होने वाला है। तो उसी के मध्य नजर रखते हुए जो हमने ये बनाया है प्रैक्टिस सेट, ये आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा। ठीक, तो आप सभी लोग वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा और ये प्रैक्टिस सेट पूरा देखिएगा, तभी चीजें आपको क्लियर हो पाएंगी। अगर नहीं देखोगे पूरा तो चीजें क्लियर नहीं हो सकती, क्योंकि अगर हमें कुछ चीजें सीखनी होगी तो हमें वीडियो के अंत तक ही जाना पड़ेगा, है ना। अब जैसे मान लो क्लास हुई तो अच्छी लगी तो ठीक है, नहीं अच्छी लगी तो ठीक है, तो आपका निर्भर है। आपको अच्छी लगेगी तभी देखेंगे, नहीं चीजें समझ में आएगी तो नहीं देखेंगे। तो जैसा भी लगे आप कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, पढ़िएगा। अब देखो हमारे लिए स्क्रीन ही है भैया, ठीक है व्हाइट बोर्ड, मार्कर बोर्ड है, लेकिन हमारे लिए आप सभी के लिए मुझे इसको डिजिटल बनाना पड़ता है। तो आप समझ ही गए होंगे किस तरीके से मुझे डिजिटल बनाना पड़ता है। अगर आप थोड़ा भी साथ देंगे, हमारे चैनल के साथ जुड़ेंगे, तो आप सभी के लिए बहुत सा बेहतर कॉन्टेक्ट। और आप देख रहे होंगे एक हमने टीचर को भी लगा लिया एक और, तो आपने उनको देखा होगा फिजिक्स कितनी गजब की पढ़ा रहे हैं, साइंस। और देखिए अभी सीजीएल का एग्जाम भी चल रहा है, सीजीएल के एग्जाम चल रहे हैं, तो उसमें देखा होगा आप सभी ने, एक बच्चे ने कमेंट भी किया था कि जो सर ने पढ़ाया था उसको एक आधा क्वेश्चन उसमें मिला और उसका क्वेश्चन वो सही भी हो गया। तो आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर किया करिए और चैनल के साथ जुड़ने की कोशिश किया करिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं, चलते हैं। पहले क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन पूरा पढ़िए कि जिस प्रकार बायां दायां दिशाएं सापेक्ष होता है, मतलब जिस प्रकार बाएं और दाएं दिशाएं सापेक्ष होती हैं होता है, पृथ्वी गोल है। वास्तव में वास्तव में कह रहा है क्वेश्चन, हम भारत के लोग नीचे दिए गए किस देश के लोगों, मतलब नीचे दिए गए किस देश के लोगों के सापेक्ष एक दूसरे के उल्टे हो सकते हैं, बताइए किसके सापेक्ष हम लोग उल्टे हो सकते हैं। अब देखिए पृथ्वी जो आपकी है वो कैसी है, ये गोल है। तो अब जैसे कह रहा है जैसे 4 दिशाएं हैं, अब 4 दिशा, ये हो गया उत्तर और ये हो गया दक्षिण और ये हो गया पूरब और ये हो गया आपका पश्चिम, ये है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जिस प्रकार बायां और दायां, मालूम ये क्या हो गया, यानी कि जिस प्रकार बायां और दायां दिशाएं सापेक्ष होता है, ठीक, तो होता है और पृथ्वी गोल है। पृथ्वी हमारी कैसी, ये आपकी पृथ्वी हो गई भाई, पृथ्वी गोली तो है, ठीक। अब चक्कर किसके लगाती है पृथ्वी, सूर्य के। सूर्य नहीं चक्कर लगाता है, पृथ्वी चक्कर लगाती है किसके, सूर्य के। तो वास्तव में हम भारत के लोग नीचे दिए गए किस देश के लोगों के सापेक्ष एक दूसरे के उल्टे हो सकते हैं। तो ऑप्शन है आप सभी के, अल्जीरिया, अर्जेंटीना या अलास्का, यूएसए या लीबिया। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए, कोशिश करिए आप सभी लोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सरल भी है, बता लेंगे आप सभी लोग। देखिए अब पृथ्वी की अगर बात करोगे तो पृथ्वी जो है ये 2 गोलार्धों में बटी है। कितने, 2 गोलार्ध, ठीक है। पृथ्वी 2 गोलार्धों में विभाजित किया जा सकता है। पृथ्वी को कितने गोलार्धों में विभाजित किया जा सकता है, देखिए एक ये हो गया ऊपरी, तो ये आपका हो गया उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। ये आपका कौन सा हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध, और ये आपका हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध, समझ गए। ये आपका कौन सा हो जाएगा, दक्षिणी। अब इसको हमने 2 भागों में विभाजित कर दिया, तो और निचला दक्षिण भाग,
निचला कौन सा है? दक्षिण। तो देखिए इसका राइट आंसर आप देखोगे तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, अर्जेंटीना। कौन सा है? अर्जेंटीना। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? अर्जेंटीना हो जाएगा। अर्जेंटीना भूमध्य रेखा के एक तरफ दक्षिणी अमेरिका के, मतलब अर्जेंटीना जो है एक तरफ किसी भूमध्य रेखा के कहा? आपका जो है दक्षिणी अमेरिका। समझ गए? दक्षिणी अमेरिका में स्थित है कि दक्षिण हिस्से में एक देश है, दक्षिण हिस्से में एक क्या है आपका देश है? अर्जेंटीना। ठीक, अब एक देश है जिसे आमतौर पर दक्षिण गोलार्ध के रूप में जाना जाता है। इसको क्या कहा जाता है? एक दक्षिणी गोलार्ध के रूप में जाना जाता है साथियों। ठीक, जबकि भारत एशिया उपमहाद्वीप, तो ये कहां पर है आपका? उत्तरी, यहाँ पर क्या? भारत आपका उत्तरी गोलार्ध में। ठीक, तो भूमध्य रेखा के दूसरी तरफ स्थित है जिसे आमतौर पर उत्तरी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। तो ये दो भागों में विभाजित होता है, यानी कि उत्तरी और दक्षिणी। तो नीचे जो है आपका कौन है? दक्षिणी अमेरिका। अब दक्षिणी अमेरिका में अगर स्थित है तो देखोगे कौन हो जाएगा? अर्जेंटीना हो जाएगा। समझ गए होंगे साथियों इतनी बार? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। अब देखिए बाकी जो आपके जो देश दे रखे हैं, लीबिया हो गया, ठीक, आपका कौन हो जाए? अल्जीरिया हो गया, ये आपके जो है, और अलास्का यानी यूएसए हो गया। ठीक, समझ रहे हैं ना साथियों? तो ये आपके कहां पर स्थित है? अलास्का, यानी कि सभी भारत के समान गोलार्ध पर, सभी भारत के कहा है? समान गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध के भूमध्य रेखा के ऊपर स्थित है। उत्तरी गोलार्ध के, और ये कहां स्थित है? भूमध्य रेखा के पास स्थित है। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे साथियों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। देखिए सारी सुविधाएं तो है नहीं हमारे पास में। अभी मेरे उस पर कमेंट किया था किसी ने कि आप ऐसे पढ़ाते हैं वैसे पढ़ाते हैं। ठीक है, आपको शिक्षा तो मिल रही है ना, सारी व्यवस्थाएं तो नहीं है। अगर मैं कहूं कि अगर प्रैक्टिस सेट हल करवाऊं तो प्रैक्टिस सेट एक क्वेश्चन लिख करके नहीं हल करवाई जा सकती, आपको क्वेश्चन दिखाना भी तो है। अब एक क्वेश्चन अगर मैं नोट करूं, फिर उसके आंसर नोट करूं, फिर वो करूं, तो समझ रहे हो ना, बड़ी समस्या हो जाएगी। ऐसे आपको लगता भी, अच्छा भी लग जाता होगा, चीजें आपको समझ में आ जाती होंगी साथी। ठीक, तो बस अपना प्यार और मोहब्बत हमारे चैनल के साथ बनाए रखें। भविष्य में वो सब हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे। अगर हमने चैनल बनाया है तो आप सभी के लिए तो ही बनाया, आपका प्यार मिलेगा, हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा सा कार्य करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा स्पीड में करेंगे, फास्ट। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीवों को उनके आकार के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में दर्शाता है? तो बताइए कि जीवों को बढ़ते हुए क्रम में दर्शाएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा विषाणु, जीवाणु, कवक, शैवाल। ऑप्शन बी है जीवाणु, विषाणु, कवक, शैवाल। ठीक है, ऑप्शन सी है शैवाल, कवक, जीवाणु, विषाणु। ऑप्शन डी है कवक, शैवाल, जीवाणु, विषाणु। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कौन से क्रम में दर्शाता है? ये क्वेश्चन है, ये आया हुआ है सीटेट यानी 18/1/2023 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, सोच लीजिए। अब देखोगे अगर तो इसका राइट आंसर आपका ए वाला सही हो जाएगा। सबसे पहले क्या आएगा? विषाणु आएगा, फिर आपका आ जाएगा जीवाणु। ठीक है, आपका क्या आ जाएगा भैया? जीवाणु आ जाएगा। फिर आपका क्या कह रहा है? कवक। फिर आपका आ जाता है शैवाल। ठीक है, देखिए इस प्रकार से ये क्रम चलेगा। ठीक, ये क्या है? विषाणु जो है, जीवाणु किससे बड़े हैं? विषाणु से। कवक किससे बड़ा है? जीवाणु से। शैवाल किससे बड़े हैं? कवक से। तो यही क्रम दर्शाया गया। अब देखिए विषाणु की अगर बात करोगे, समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर विषाणु की बात करोगे तो ये अति सूक्ष्म होते हैं। कैसे होते हैं? अति सूक्ष्म होते हैं। ठीक है, अति सूक्ष्म सबसे छोटा जीव है जो प्रोटीन आवरण, इसके प्रोटीन आवरण में जो आपका होता है डीएनए और आरएनए, डीएनए
और आरएनए, यानी कि संलग्न आनुवंशिक सामग्री डीएनए और आरएनए के साथ में, ठीक है, डीएनए में से बने होते हैं। इनका आकार जो देखोगे, विषाणुओं की बात कर रहा हूं, इनका आकार जो होता है यानी कि 20 से 300 एनएम होता है। तो एनएम का मतलब होता है यानी कि नैनो माइक्रोन, ठीक है, यानी इनका क्या नाम होता है, इनका आकार जो होता है नैनो माइक्रोन होता है। तो 20 से 30 इनको आप ऐसे देख नहीं सकते हो। और अगर इनको सोचो कि हम अलग कर लें विषाणुओं को, तो आप अलग बिल्कुल नहीं कर सकते हो। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखने पर भी ये हमें दिखाई नहीं देते हैं सही ढंग से। अगर आप एक छलनी से छानोगे कि अगर जैसे बैक्टीरिया को अलग कर लेते हो, यानी कि ठीक है, जीवाणु को अलग कर लेते हो, पानी फिल्टर के लिए बैक्टीरिया अलग हो गए, लेकिन आप इसको अलग नहीं कर सकते, ये इतने सूक्ष्म होते। तो सबसे पहले कौन हो जाएगा, सूक्ष्म, यानी कि जीवाणु हो जाएंगे। और विषाणुओं को क्या कहा जाता है, विषाणुओं को निर्जीव कहा जाता है, ठीक है, निर्जीव और सजीव के बीच की ये संयोजक कड़ी होती है, कड़ी होती है, ठीक है, संयोजक कड़ी होते हैं, ठीक, क्यों, क्योंकि ये देखिए, जब तक अगर कोशिका के संपर्क में नहीं आएंगे या सजीव कोशिका के संपर्क में नहीं आते, तब तक ये अपना कार्य नहीं करते हैं। बाकी ये निर्जीव होते हैं, इसीलिए इनको निर्जीव कहा जाता है। अब जैसे कोरोना वायरस फैला, तो कोरोना वायरस कैसे फैला बताओ, आप बताइए। किसी सजीव कोशिका के संपर्क में आया तभी तो फैला, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति। जब तक वो किसी के संपर्क में नहीं आता तब तक क्या फैल सकता था, नहीं फैल सकता था, है ना, तब तक वो निर्जीव। अब देखिए, जब तक कोई वायरस नहीं बनता तब तक उसकी क्या नहीं बनती, दवा भी नहीं बनती। पहले वायरस फिर दवा, है ना, कि पहले दवा फिर वायरस, नहीं, पहले वायरस फिर दवा। तो यानी कि पहला हो गया आपका विषाणु, समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं जीवाणु की। अब देखिए, जीवाणु अगर देखोगे तो जीवाणु एकल कोशिका जीव होते हैं। ये जो होते हैं आपके एकल कोशिका जीव होते हैं। तो ये जो आपके एकल कोशिका जीव होते हैं, और ये किससे बड़े होते हैं भैया, विषाणुओं से बड़े होते हैं, ठीक है। इनका जो आकार होता है 0.2 से और 10 यानी कि माइक्रोन तक होता है, ठीक है, लगभग इनका क्या होता है, माइक्रोमीटर। इनका जो आकार होता है 0.2 से 10 माइक्रोमीटर, ठीक है, इनका आकार होता है। तो ये किससे बड़े होते हैं, आपके विषाणुओं से बड़े होते हैं। अब ये कैसे हो सकते हैं, छड़नुमा हो सकते हैं, दंडाकार हो सकते हैं, ठीक, गोलाकार हो सकते हैं, और फीताक्रम के आकार के हो सकते हैं, सर्पिल आदि हो सकते हैं। तो ये हो गया जीवाणुओं के बारे में। अब बात कर लेते हैं कवक के बारे में भैया। तो कवक क्या होते हैं, या शैवाल, देखिए, शैवाल जो होते हैं ये किससे बड़े होते हैं, ये यहाँ पर गलत हो गया है शायद, आपका यहाँ पर शैवाल आ जाए, ठीक, फिर कवक आए, ये होगा ऑप्शन, ठीक है, यानी कि विषाणु, जीवाणु, शैवाल और कवक। अब शैवाल जो होते हैं वो किससे बड़े होते हैं, जीवाणुओं से बड़े होते हैं, जीवाणुओं से बड़े होते हैं। कौन, आपके शैवाल, शैवाल, ठीक है, समझ गए होंगे। तो इनको आमतौर पर माइक्रोमीटर में नापा जाता है, इनको भी किस में नापा जाता है, माइक्रोमीटर में नापा जाता है। ये कहाँ पाए जाते हैं, देखो, शैवाल एकल कोशिकाओं वाले बहुकोशिकीय जीव होते हैं, मतलब इनमें एकल कोशिका भी पाई जाती है और बहुकोशिकीय जीव होते हैं, ठीक है। ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये आपके हो गया महासागरों, झीलों, तालाबों आदि में ये पाए जाते हैं, ठीक है, समझ गए। अब देखिए, शैवाल की अगर बात आई है तो देखिए, हरा शैवाल जानते होंगे आप सभी लोग, एक होता है भूरा शैवाल, जानते होंगे, लाल शैवाल, ये सब होते हैं, ठीक है। ये आपके इस प्रकार के शैवाल पाए जाते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं कवक की।
अब कवक की अगर बात करोगे तो कवक क्या होता है, शैवाल से बड़े होते हैं। ये किससे बड़े हो जाएंगे, आपके शैवाल से। अब कवक देखिए, कवक की अगर बात करोगे तो ये भी क्या होते हैं, ये बहुकोशिकीय जीव होते हैं। कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय जीव होते हैं। ये अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं बताओ। ये इनका भी जो होता है ये भी कैसे होते हैं, माइक्रोमीटर से ये सेंटीमीटर में मापे जाते हैं। माइक्रोमीटर से सेंटीमीटर तक होता है। कवक जीवों की श्रृंखला, जैसे कवक जीवों की श्रृंखला जो होती है, देखिए पढ़ोगे अगर बायो में तो ये आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो कवक श्रृंखला होती है, जैसे ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया। ठीक है, आपका कौन हो जाएगा, ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया, फफूंदी या फफूंद बोलते हैं जिसको। तो ये होते हैं जो इनका जो होता है उपचार होता है, यानी कि मृत अवशेषों से, अवशेषण से अपना भोजन माध्यम से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और सहजीवी में संबंध बनाने के भी कार्य आते हैं। सहजीवी में ये क्या होता है, सहजीवी संबंध बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कौन हो जाता है, सिक जानते हो, शैवाल और कवक, ये सहजीवी के रूप में कार्य करते हैं। समझ गए, लंबा हो गया होगा क्वेश्चन, चीजें लेकिन समझ में आनी चाहिए आपको। जब तक चीजें क्लियर नहीं होंगी तब तक मजा नहीं आता है। ठीक है भैया, तो समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एक कीटबच्ची पौधा है। अब इसका आंसर तो आप भी बताएंगे, मैं ना बताने वाला। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अमरबेल, शैवाल या लाइकेन, पिचर पौधा या कैक्टस, बताइए कौन सा हो जाएगा। इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। इसका आपको आंसर बताना है कौन सा है, मैं नहीं बताऊंगा। और इसका आंसर कमेंट करके साथ ये बताइएगा, ये प्लांट यानी जो पौधा होता है कीटबच्ची, ये पाया कहाँ जाता है, भारत में किस राज्य में पाया जाता है, और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन आया था, वहां भी हल करवाया था, मैंने बताया था, और यहाँ भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या होने वाला। मैं इसको यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। अब देखिए अगला क्वेश्चन है पाठ हु तू तू, हु तू तू, फिर हु तू तू, हु तू तू में कर्णम मलेश्वरी है। में कर्णम मलेश्वरी क्या है बताइए। एक मुक्केबाज, एक व्यायामी जिम्नास्ट, एक भारोत्तोलक या एक हॉकी खिलाड़ी, तो बताइए कौन सी है। कर्णम मलेश्वरी के बारे में पूछ रहा है, तो बताइए क्या हो जाएगा। अब कर्णम मलेश्वरी की बात आई है तो इनका जन्म देखोगे, कर्णम मलेश्वरी का जन्म भैया कहाँ हुआ था, 1 जून 1975 को आंध्र प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश में हुआ था। अब ये कर्णम मलेश्वरी जो 12 वर्ष की आयु में, 12 वर्ष की उम्र में वजन उठाना शुरू कर दिया था। अब ये कितनी बहन थी, इनकी 4 बहनें और भी हैं। कितनी बहनें, यानी कि उम्र में उठाना शुरू कर दिया था। ठीक है, और इनकी 4 बहनें हैं जो वो भी क्या करती हैं, भारोत्तोलन के लिए क्या करती हैं, अभ्यास करती हैं। और इन्होंने कितने, 11 स्वर्ण पदक और 3 रजत पदक जीते। ठीक है, तो टोटल कर्णम मलेश्वरी ने कितने पदक जीते, अगर ये भी पूछता है कर्णम मलेश्वरी कितने पदक जीते इन्होंने, तो इन्होंने पदक 29 जीते। ठीक है, इसका राइट आंसर समझ गए होंगे आप सभी लोग। आपका नंबर कौन सा हो जाएगा, आपका कर्णम मलेश्वरी वाला हो जाएगा, अरे सी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पढ़िए पूरा। कह रहा है कि बाघ के बारे में सही तथ्यों को पहचानिए। अब बताइए कि बाघ के बारे में सभी सही तथ्य क्या हैं। बताइए कि बाघ के बारे में, बाघ क्या क्या कर सकता है। तो बाघ की मूछें उन्हें अंधेरे में गीत करने तथा शिकार को ढूंढने में मदद करती हैं। ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी कह रहा है बाघों के कान, किसके कान, बाघों के कान जो होते हैं अलग अलग दिशा में हिल सकते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है बाघों की दहाड़ 5 किलोमीटर तक की दूर सुनाई देती है। ऑप्शन डी है बाघ अपने क्षेत्र में जो, ठीक है,
जो अनेकों किलोमीटर का दायरा होता है उसको कैसे सूंघते हैं, यानी अपने पेशाब से अंकित करता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक बार पूरे पढ़िए फिर बताइए। तो देखो इसका राइट आंसर ए नंबर वाला अगर देखोगे तो क्या कह रहा है कि बाघ की मूछें उन्हें अंधेरे में गति करने तथा शिकार को ढूंढने में मदद करती है, बिल्कुल सही है। और उसके बाद अगर बी देखोगे, बाघों के कान अलग अलग दिशा में हिल सकते हैं, सही है, ये भी सही है। ऑप्शन सी एक बार पढ़िए, क्या कह रहे हैं, बाघों की दहाड़ 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है, ऐसा तो कुछ नहीं बाघ के बारे में दे रखा, ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। डी वाला जो है ये अपने क्या करते हैं कि बाघ अपने क्षेत्र में जो उनके किलोमीटर का दायरा होता है वो अपने पेशाब से अंकित करता है, मतलब जो अपने इसके सहायता से, पेशाब की सहायता से इसको अंकित कर लेता है, शिकार को आराम से पकड़ लेता है। तो इसका राइट आंसर देखोगे कौन सा हो जाएगा, ए बी और डी वाला सही हो जाएगा, ए बी और डी ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तथ्य इसके ये वाले सही हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पढ़िए पूरा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन है गोला कुंड किले का निर्माण किया गया था, गोला कुंड किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट में, इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा, पूरा आपके लिए काम आएगा। आप लोग जितना यहाँ प्रैक्टिस चेक करेंगे, जितना मैं करवा रहा हूँ वो आपके ठोस नंबर है, समझ लीजिए, चाहे 15 हो, चाहे 12 क्वेश्चन हो, चाहे 18 हो, जितने भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये आपके ठोस नंबर है, ठीक है, समझ गए ना साथी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। हैदराबाद के निजामों द्वारा कराया गया था, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी कह रहा है मुगलों द्वारा। ऑप्शन सी कह रहा है कुतुब शाही सुल्तानों द्वारा। ऑप्शन डी क्या है आपका बताइए, दिल्ली सल्तनत के शासकों द्वारा। तो किसके द्वारा कराया गया था, देखो क्या है क्वेश्चन, गोलकुंडा, ठीक है, गोलकुंडा का जो निर्माण कराया गया था वो कुतुब शाही, किसके द्वारा, कुतुब शाही राजवंश के द्वारा कराया, किसके द्वारा कराया गया था, कुतुब शाही राजवंश के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था, कुतुब शाही ने कराया था। गोलकुंडा का किला यानी कि क्या है, एक मजबूत गढ़ है, यह हैदराबाद के तेलंगाना में स्थित है। कहाँ स्थित है भैया, तेलंगाना राज्य में स्थित है, ठीक है, और ये हैदराबाद के तेलंगाना राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी, स्थापना जो की गई थी 1518 ईस्वी में की गई थी, ठीक, कब की गई थी 1518 ईस्वी में कुतुब शाही राजवंश के द्वारा, यानी कुतुब शाही ने करवाया था। और देखिए अगर बात करोगे तो मुगल वंश के बारे में जान लो कि मुगल वंश ने किन किन धरोहरों का निर्माण कराया। अगर मुगल वंश की बात करते हैं तो मुगल वंश ने, देखिए अगर बात करें तो आगरा का किला, ठीक है, जो आपका उत्तर प्रदेश में है, लाल किला दिल्ली, ठीक, लाल किला आपका कौन हो जाएगा, दिल्ली, ताजमहल आगरा, और आपका दे रखा है फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी यानी कि किसका, बीबी का मकबरा, और जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, यानी कि बीबी का मकबरा, ठीक है, जामा मस्जिद, मस्जिद, ये मस्जिद नहीं होता, मस्जिद होता है, और आपका कौन होगा, मोती मस्जिद। ये किसने करवाया था, मुगल वंशों ने करवाया था, समझ गए। आगे अगर देखोगे और बताता हूं, ये हो गया राजपूत वंश, पूत वंश की अगर बात करें तो इन्होंने क्या क्या भैया करवाया था देख लीजिएगा, यानी कि तारागढ़, तारागढ़ का किला, तो ये कहाँ स्थित है आपका तारागढ़ का किला, अजमेर राजस्थान, ये कहाँ स्थित है, अजमेर राजस्थान, ठीक है, तारागढ़ का किला, समझ गए। आगे राजपूत वंशों ने क्या क्या, विजय स्तंभ, ठीक, और क्या चित्तौड़गढ़, ये कहाँ है
चित्तौड़गढ़, ठीक, ये भी आपका राजस्थान में है। हवा महल, ये भी आपका राजस्थान में, ठीक है। अगर तुगल वंश में अगर आओ जाओगे तो ये कौन है, धार किला, ये धार किला। ऐसे बहुत सारे राजा महाराजा इन्होंने मतलब इन धरोहरों का क्या कराया है, स्थापना करवाई। ये आपका है मध्य प्रदेश, ठीक है साथियों। तो ये सब नोट करते हुए चलिएगा, आपके लिए आगे भी भविष्य में काम आते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन से पशु वस्तुओं को यानी श्वेत श्याम रंग देख पाते हैं, वस्तुओं के श्वेत श्याम रंग देख पाते हैं, बताइए। चमगादड़, उल्लू, कांटा चूहा, चूहा, सांप, कुत्ता, बिल्ली, गाय, उल्लू, चमगादड़, सांप, शेर, बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होने वाला है, बताइए बताइए, है ना। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, यानी कि चमगादड़, ठीक। ये रातचर प्राणी होते हैं, उल्लू, और देखा होगा कांटा वाला चूहा, ठीक। ये आपके क्या होते हैं, कह रहा है कि कौन से पद वस्तुओं को श्वेत और श्याम रंग में देख पाते हैं, तो चमगादड़, उल्लू और कांटा चूहा, ये सब रात में निकलते हैं। देखो कांटा वाला चूहा कभी देखा होगा, गांव में दिखाई देता होगा, ठीक है। अब इस समय ज्यादा तो है नहीं, लुप्त हो गए, ये भी समाप्त हो गए, ठीक है। ये भी धीरे धीरे समाप्त ही होने वाले। उल्लू भी नहीं दिखाई देता है, दिखाई देता तो पर्यावरण को आपको बचाना ही पड़ेगा, सब लोग मिलकर पर्यावरण को बचाएंगे तभी पक्षी जीव जंतु मिलेंगे, अन्यथा नहीं हमें दिखाई देंगे, ठीक है। केवल किताबों में पढ़ते रह जाओगे, आने वाली जनरेशन कुछ नहीं जान पाएगी कि कौन उल्लू है और कौन चमगादड़ है, केवल चित्र में ही बताना पड़ेगा, समझ रहे हो। यानी आपने अपने आने वाली जनरेशन के बारे में सोचते हुए, भविष्य के बारे में, ठीक है। ये गर्मी बहुत लगती है, तब जाकर एक आपके लिए क्लास रिकॉर्ड हो पाती है और फिर ये आपको अपलोड कराते हैं, ठीक है। ये सारी मेहनत मुझे ही करनी पड़ती है, बाकी जो टीचर जो है वो मेरे साथ लगे हुए हैं, ठीक। वो लोग अपनी क्लास रिकॉर्ड करके चले जाते, फिर उसके बाद मुझे ही इसमें सब कुछ करना पड़ता। तो आप लोग देख ही रहे होंगे कितनी मेहनत लगती है, तो इसी के पसीना निकल रहा है, पसीना चू रहा है, ठीक है। आगे कह रहा है मृत एवं सड़े गले पदार्थों से पोषण प्राप्त करने वाले जीव को उदाहरण है, बताइए। जो मृत एवं सड़े गले पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं, घास, कुत्ता, कुकुरमुत्ता या कुष्टा, अमरवीर, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग बता दोगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, कुकुरमुत्ता, ठीक है। ये राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक। ये सब अपना भोजन, जो जितने भी कवक भंजने वाले होते हैं, सब अपना भोजन कहाँ से बनाते हैं, सड़े गले पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, सड़े गले जीवों से या मृत जगहों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा खरीफ की फसल नहीं है। अब किसकी बात कर रहा है, खरीफ फसल नहीं पूछ रहा, तो बताइए खरीफ की फसल नहीं है, बताइए। धान, मक्का, सोयाबीन, गेहूं, कौन सी इसमें खरीफ की फसल नहीं है। देखिए खरीफ की फसल होती है, एक होता है रबी की फसल और एक होते हैं आपकी जायद की फसल। तो आपको पूछ रहा है कि खरीफ की फसल कौन सी नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा गेहूं, जो आपकी खरीफ की फसल नहीं है। खरीफ की फसल कौन सी होती है, यानी कि देखोगे जैसे मक्का हो गया, ठीक है, धान हो गया, ठीक है, और कौन सा हो जाएगा, जौ हो जाएगा आपका, ठीक, रागी, सोयाबीन, ठीक, ये सब आपकी कौन सी है, यानी कि ये आपके कौन से भैया, खरीफ की फसलें। अब ये कब से कब तक बोई जाती है, देखो खरीफ की फसल के बारे में अगर आपसे पूछता है तो ये जून, यानी कि जून से जुलाई, ठीक है, जून से जुलाई में बोई जाती है। और रबी की फसल जो होती है, अभी काटी कब से कब जाती है, सितंबर से अक्टूबर के बीच में, सितंबर से अक्टूबर के बीच में काट ली जाती है, अगस्त, हाँ सितंबर या अक्टूबर के। और देखिए रबी की फसल जो होती है, जैसे इसमें गेहूं, ठीक है, चना, गेहूं हो गया, चना हो गया, गेहूं हो गया, चना हो गया, जौ हो गया, ठीक है। और आपका कौन सा हो जाएगा, सरसों,
तो ये आपकी रबी की फसल है, जो अक्टूबर मतलब लास्ट सितंबर और अक्टूबर की शुरुआत में इनको क्या किया जाता है, बोया जाता है। ठीक है, या अक्टूबर से नवंबर के बीच में इनको बोया जाता है, समझ गए। और देखिए जायद की फसलें जो होती हैं, जैसे कद्दू, ठीक है, तरबूज, खीरा, ककड़ी, ये आपकी कौन सी फसल होती है, जायद की फसलें होती हैं। तो इनको कब से कब बोया जाता है, मार्च अप्रैल में इनको उगाया जाता है। ठीक है, तो ये गर्मियों में होती है, समझ गए। तो खरीफ की फसलों और रबी की फसल और जायद की फसलें होती हैं, समझ गए साथियों। इनको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें अगर अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा पशु जो सोने का सही समय है, बताइए कौन सा ऐसा जानवर जो इसमें आप सभी को दिखाई दे रहा है, उसका सोने का सही समय क्या है, बताइए क्या हो जाएगा इसका सोने का सही समय। बिल्ली 10 घंटे, अजगर 12 घंटे, गाय 4 घंटे, जिराफ 6 घंटे। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए अगर जानवरों की बात करोगे तो जानवरों में देखिए इसका राइट आंसर आप देखोगे तो यानी कि सी वाला हो जाएगा, यानी कि जो गाय होती है वो 4 घंटे ही सोती है पूरे 24 घंटे में, ठीक है, 4 आवर्स। ठीक, बाकी अगर जानवरों की बात करोगे तो बिल्ली जो होती है वो आपकी 12 घंटे, बिल्ली कितने, 12 घंटे, ये भी मैं बता चुका हूं। ठीक है, फिर भी अगर जिराफ की बात करोगे तो 2 घंटे। ठीक, जिराफ की बात करोगे। अब देखो स्लॉथ के अगर बारे में आता है, ये तो पूछा जाता है सीटेट में, 17 से 18। ठीक, 17 से 18 घंटे। दुनिया का सबसे बड़ा आलसी प्राणी यही होता है, जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की पत्तियों को खा करके अपने भोजन का पाचन क्रिया करता है, केवल मल मूत्र को त्यागने के लिए एक बार नीचे सप्ते में उतर कर नीचे आता है और फिर चढ़ जाता है। ठीक है, ये पूरे जीवन में कितने पेड़ों पर रहता है, आप लोग कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन है, योगात्मक मूल्यांकन, योगात्मक आकलन क्या है, योगात्मक आकलन क्या है, कल ही बताया व्यापक और मूल्यांकन वाली क्लास में, बताइए। ऑप्शन ए कह रहा है विद्यार्थियों की प्रगति का निरंतर अन्वीक्षण है, या ऑप्शन बी कह रहा है शिक्षण अधिगम में परिवर्तन करने और प्रतिपुष्टि मुहैया कराने के लिए होता है। ऑप्शन सी आप सभी का विद्यार्थियों के पास अथवा फैल करने के लिए मार्गदर्शन माना जाता है। ऑप्शन डी कह रहा है विद्यार्थियों के अधिगम में कमी की पहचान करने तथा उन्हें ठीक करने के लिए होता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए अगर बात करें योगात्मक आकलन की, इसकी योगात्मक आकलन, तो देखिए योगात्मक जो आकलन होता है वो बच्चे के पास और फेल करने के लिए मार्गदर्शक माना जाता है। बच्चे को पास और फेल करने के लिए क्या माना जाता है, मार्गदर्शक माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा कि बच्चे को अगर देखा विद्यार्थियों को पास अथवा फेल करने के लिए इसका मार्गदर्शक माना जाता है योगात्मक आकलन। ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा और अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसका आंसर बताइएगा कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के अधिगम में सह पाठचर्या गतिविधियों को महत्व को किसके द्वारा प्रमाणित किया जाता है। तो बताइए किसके द्वारा प्रमाणित किया जाता है, खेल कूद का आयोजन करके। ऑप्शन बी कह रहा है सार्वजनिक बोलचाल भाषण की गतिविधियों को प्रोत्साहित करके। ऑप्शन सी कह रहा है मनोरंजक फिल्मों को बनाकर, यानी कि मनोरंजन फिल्में बना करके प्रोत्साहित करोगे, या विद्यार्थियों की विविध प्रकार की व्यवसायों के लिए तैयार करके। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाई बहन जो हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, आपने भरोसा मुझ पर जताया, ठीक है, अपना प्यार और भरोसा इसी तरीके से हम पर बनाए रखिएगा, मैं आपके लिए बहुत कुछ करूंगा। ठीक है, अभी थोड़ा सेशन और चलने दीजिए, फिर आप सभी के लिए मैं प्रैक्टिस सेट जितने मैंने करवाए आपको एक पीडीएफ दे दूं, कोशिश रहेगी मेरी। ठीक है, वो हाथ से लिखे हुए हैं, पूरा एक्सप्लेन सहित लिखा हुआ, तो मैं आप सभी को वो पीडीएफ दे दूंगा, आप लोग उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ऐसा जो क्वेश्चन ना हो जो सीटेट में आपको मिले ना कहीं आपके जो ईवीएस के जो होते हैं क्वेश्चन,
15 या 16 वो आपको पूरे सॉलिड नंबर दिलाएंगे, ठीक है, पूरे सॉलिड नंबर दिलाएंगे। और बाकी जो पेडागोजी के कुछ क्वेश्चन होते हैं वो भी मैं बता ही देता हूँ, ठीक है, क्योंकि पेडागोजी के क्वेश्चन में क्या समस्या हो जाती है, क्योंकि वो थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन हो जाते हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन को यहाँ बोर्ड पर लगाने में बड़ी कठिनाई हो जाती है मुझे। जब कठिनाई हो जाती है तो इसीलिए मैं पेडागोजी को क्वेश्चन करवा नहीं पाता हूँ। नहीं तो मेरी पूरी कोशिश रहती है जो 1 2 3 क्वेश्चन हो जाते हैं मैं पेडागोजी के आप तक पहुंचा देता हूँ, ठीक है साथियों। तो इसका राइट आंसर बताइए और फिर यही से अपनी क्लास को ओवर करते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका राइट आंसर अगर देखोगे तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के अधिगम के सहपाठचर्या गतिविधियों को महत्व को किसके द्वारा प्रमाणित किया जाता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि सार्वजनिक बोलचाल। अगर देखिए सार्वजनिक बोलचाल का मतलब क्या होता है, अगर बच्चा है कि भाषण गतिविधियों को प्रोत्साहित करके, सार्वजनिक यानी कि बच्चे को अगर प्रोत्साहन करना है तो प्राथमिक स्तर पर अधिगम को सहपाठचर्या गतिविधियों को सार्वजनिक बोलचाल, भाषा एक आम भाषा, एक आम भाषा एक दूसरे से रिलेटेड होकर के, ठीक, भाषण गतिविधियों को प्रोत्साहित करके। तो इसका राइट आंसर आप देखो कि कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर भाषण की गतिविधियों विधियों को क्या करते हैं, प्रोत्साहित करके, ठीक है, करके इनको क्या किया जा सकता है, प्रमाणित किया जाता है। उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। तो ठीक है साथियों, कैसा लगा सेशन, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग ज्यादा से ज्यादा थोड़ा शेयर कीजिए, बहुत एक लंबा क्रम चल रहा है, ठीक है, तो आप लोग थोड़ा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। आप अपने ओपिनियन बताइए, उस पर हम लोग अमल जरूर करेंगे कि कहाँ पर अगर कुछ भी डाउट लग रहा हो, आपको चीजें समझ में नहीं आ रही हैं या आपको क्लास अच्छी नहीं लग रही है या कुछ भी हो XYZ, आप कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। लेकिन आप सभी लोग क्लास को अंत तक अवश्य देखा करिए, जिससे क्या होगा कि हमें थोड़ा लाभ मिलेगा, ठीक है, हमारी मेहनत हमें लगेगा कि हमने आप सभी के साथ में मेहनत की है। तो साथियों आज के लिए इतनी ही क्लास, आगे मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास लेकर, इससे बेहतरीन और इससे और भी अच्छी कोशिश करूंगा कि और अच्छी लाऊं क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।